आज हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतर रहे हैं जो मुझे लगता है भारत के कई परिवारों में कभी ना कभी उठता जरूर है। बिल्कुल। पैतृक संपत्ति। बिल्कुल। और इसमें भी वो एक खास स्थिति। हम्म। मान लीजिए एक पिता हैं जो अपनी पुश्तैनी जमीन बेचना चाहते हैं, लेकिन बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास कानूनी दस्तावेज हैं, हिंदू उत्तराधिकार कानून की व्याख्याएं हैं और सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही गेम चेंजिंग फैसले हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इस पूरे मामले को परत दर परत खोलना। बच्चों के अधिकार क्या हैं, पिता के अधिकार कहाँ तक हैं, और अगर ऐसी कोई नौबत आ जाए तो कानून में क्या रास्ते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं है, ये पीढ़ियों से चले आ रहे अधिकारों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और कानूनी संतुलन के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये पैतृक संपत्ति या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आखिर है क्या? क्या हर वो जमीन जो पिता के नाम पर है पैतृक हो जाती है? नहीं, और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। पैतृक संपत्ति सिर्फ वो है जो किसी व्यक्ति को अपने पुरुष पूर्वजों से मिली हो। मतलब पिता, दादा या परदादा से? हाँ बिल्कुल, और वो भी अविभाजित रूप में, मतलब जिसका बंटवारा न हुआ हो। अगर किसी ने अपनी कमाई से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो उसकी अपनी है, सेल्फ एक्वायर्ड है। अच्छा। उसे बेचने के लिए उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तो ये पीढ़ियों का कनेक्शन जरूरी है, लेकिन एक बात है, इस संपत्ति में बच्चों को हक मिलता कहाँ से है? मतलब ये पिता की मर्जी से नहीं है? नहीं, ये पिता की मर्जी से नहीं बल्कि जन्म से ही मिल जाता है। इसे ही जन्मसिद्ध अधिकार कहते हैं। जन्मसिद्ध अधिकार? जी, कानून की भाषा में इन्हें को-पार्टनर या सहभागी कहते हैं। मिताक्षरा कानून के हिसाब से जिस पल बच्चे का जन्म हुआ उसी पल वो परिवार की अविभाजित पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार बन गया। और अब तो बेटियों का भी बराबर का हक है ना? बिल्कुल। 2020 में सुप्रीम कोर्ट का विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस में एक ऐतिहासिक फैसला आया था। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। कोर्ट ने साफ कर दिया कि बेटियां भी जन्म से ही बेटों के बराबर के को-पार्टनर हैं, चाहे उनका जन्म 2005 के संशोधन से पहले हुआ हो या बाद में। तो अगर बच्चों का जन्म से हक है तो फिर पिता उस संपत्ति को बेच कैसे सकता है? ये तो थोड़ा विरोधाभासी लगता है। यहाँ पर पिता की भूमिका को समझना पड़ेगा। वो परिवार का कर्ता होता है, मतलब एक मैनेजर। वो संपत्ति का एक छत्र मालिक नहीं है। मैनेजर, ये एक बहुत अच्छा शब्द है इसे समझने के लिए। हाँ, वो बस एक मैनेजर या कह लीजिए केयरटेकर है। उसके अधिकार सीमित हैं, वो कुछ खास शर्तों से बंधे हुए हैं। तो वो कौन सी खास परिस्थितियां हैं, वो कौन सी शर्तें हैं जिनमें पिता को संपत्ति बेचने का कानूनी अधिकार मिल जाता है? कानून में 2 सिद्धांत हैं, कानूनी आवश्यकता और संपदा का लाभ, मतलब लीगल नेसेसिटी और बेनिफिट ऑफ द एस्टेट। ओके। इसके तहत कुछ खास क्लौज़ें हैं, जैसे अगर दादा या परदादा का कोई पुराना कर्ज चुकाना हो। अच्छा, उसे एक पवित्र दायित्व मानते हैं। बिल्कुल, पायस ऑब्लिगेशन। या फिर परिवार पर कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया हो, मतलब भूखमरी जैसी नौबत, बच्चों की शादी के जरूरी खर्चों के लिए या परिवार में किसी के अंतिम संस्कार के लिए। बस इन्हीं वजहों को कानून जायज मानता है। ठीक है, तो ये तो हुई वो वजह जब बिक्री जायज है। अब बात करते हैं कि पिता कब बिल्कुल भी संपत्ति नहीं बेच सकता, वो रेड लाइंस क्या हैं? अब आते हैं असल मुद्दे पर। अगर बिक्री का कारण व्यक्तिगत व्यसन हो, जैसे शराब या जुए की लत, तो वो बिक्री पूरी तरह से अवैध है, गैर कानूनी। और मान लीजिए अपनी ऐशो आराम की जिंदगी के लिए, कोई लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए? वो भी बिल्कुल नहीं। अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली के लिए पैतृक संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। और सबसे गंभीर बात, अगर बिक्री का मकसद सिर्फ किसी बच्चे को उसके हिस्से से बेदखल करना हो। अच्छा, मतलब जानबूझकर किसी एक बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए? हाँ, तो ऐसा सौदा दुर्भावनापूर्ण माना जाएगा और कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। इसी से जुड़ा एक सवाल, कई बार हम सुनते हैं कि पिता ने गुस्से में आकर अपने बेटे या बेटी को बेदखल कर दिया, तो क्या इससे पैतृक संपत्ति में उसका हक खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। पिता सिर्फ अपनी खुद की कमाई हुई संपत्ति से ही किसी को बेदखल कर सकता है। अच्छा। पैतृक संपत्ति में अधिकार जन्म से मिलता है, पिता के देने से नहीं। तो किसी भी घोषणा या इच्छा से ये जन्मसिद्ध अधिकार खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब उस स्थिति पर आते हैं कि पिता किसी गलत कारण से जमीन बेच रहे हैं, बच्चों को पता चल गया है, तो उसे रोकने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? इसके लिए एक साफ कानूनी प्रक्रिया है। सबसे पहला और सबसे असरदार उपाय है निषेधाज्ञा, यानी इंजंक्शन।
हाँ, इंजंक्शन। सिविल कोर्ट में बिक्री पर तुरंत रोक लगाने के लिए एक मुकदमा दायर करना होता है, जिसे हम स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। और ये कितनी जल्दी मिल सकता है? अगर आपके कागजात सही हैं और वजह मजबूत है तो 1-2 महीने में ही अस्थायी रोक मिल सकती है। ये इमरजेंसी ब्रेक जैसा है। ये तो बहुत कारगर है। लेकिन क्या कोई और स्मार्ट तरीका भी है जिससे खरीदार खुद ही पीछे हट जाए? हाँ, एक बहुत ही स्मार्ट कानूनी दाव है, उसे कहते हैं लिस पेंडेंस। ये क्या होता है? जैसे ही आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं, आप इसकी सूचना सब रजिस्ट्रार ऑफिस में दर्ज करवा सकते हैं। जहाँ रजिस्ट्री होती है। जी, इससे वो संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में विवादित के तौर पर मार्क हो जाती है। अरे वाह, तो ये तो एक तरह का पब्लिक वार्निंग साइन हो गया। बिल्कुल, कोई भी समझदार इंसान फिर विवादित प्रॉपर्टी में पैसा नहीं लगाएगा। ये वाकई में एक स्मार्ट मूव है। और अगर स्थायी समाधान चाहिए तो सीधे संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा मतलब पार्टीशन सूट फाइल कर दें। जब तक बंटवारे का केस चलेगा, कोर्ट अपने आप किसी भी बिक्री पर रोक लगा देगा। ये तो हुई बिक्री रोकने की बात। लेकिन अगर पिता ने धोखे से या बिना बताए जमीन पहले ही बेच दी हो तो क्या तब सब खत्म हो गया? नहीं, तब भी रास्ता है। बिक्री होने के 3 साल के अंदर बिक्री रद्द करने का मुकदमा दायर किया जा सकता है। यानी सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड। बिल्कुल। चलिए, अब इस मामले के सबसे मजबूत पहलू पर आते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो एक तरह से गेम चेंजर है। आप शायद उत्तम बनाम सुभाग सिंह केस की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल वही। ये एक बहुत ही शक्तिशाली फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने साफ कहा कि बिना सभी को पार्सन्स यानी बेटे-बेटियों की सहमति के पैतृक संपत्ति की बिक्री सिर्फ रद्द करने योग्य वॉइडेबल नहीं, बल्कि शुरू से ही शून्य वॉइड है। 1 मिनट, शून्य होने का मतलब है कि कानून की नजर में वो बिक्री कभी हुई ही नहीं। आपने एकदम सही समझा। मतलब ये नहीं कि हमें उसे कोर्ट जाकर रद्द करवाना है, बल्कि वो तो शुरू से ही गैर कानूनी थी। जी, वॉइडेबल का मतलब होता है कि सौदा तो हो गया है, पर आप उसे रद्द करवा सकते हैं। लेकिन वॉइड का मतलब है कि उस सौदे का कोई कानूनी अस्तित्व ही नहीं है, वो एक कोरे कागज की तरह है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इससे तो केस का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है और केस को बहुत मजबूत बना देता है। इसके अलावा एक और केस है, तुलसीधारा बनाम नारायणप्पा। ओके। उसमें भी यही कहा गया कि ऐसी बिक्री शुरू से शून्य यानी वॉइड एब इनिशियो होती है। इन फैसलों का जिक्र करने से कोर्ट से स्टे मिलने की संभावना 99% तक बढ़ जाती है। तो आज की इस पूरे चर्चा का सार ये है कि पैतृक संपत्ति पर अधिकार जन्म से मिलता है। ये पिता की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल। पिता सिर्फ एक प्रबंधक है, एक मैनेजर है, वो मालिक नहीं है। और वो केवल गंभीर पारिवारिक जरूरतों के लिए ही संपत्ति बेच सकता है। सही कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर बिक्री अवैध रूप से की जा रही है या की जा चुकी है, तो कानून में उसे रोकने और रद्द कराने के लिए बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली उपाय मौजूद हैं। जी, और ये पूरा कानूनी ढांचा परिवार की मुखिया के अधिकारों और अगली पीढ़ी के हक के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म संतुलन बनाता है। और ये हमें गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है कि आज के आधुनिक परिवार इन पारंपरिक कानूनी संरचनाओं के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, जहां व्यक्तिगत रिश्ते और कानूनी अधिकार इतने गहरे रूप से आपस में जुड़े हुए हैं।